नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटा हो तो ऐसा। जनवरी का महीना और सुबह सुबह की कड़ाके की ठंड में जब ममता जी की नींद खुली तो उनकी नज़र घड़ी की ओर गई। समय देखा तो 6 बज गए थे। हाय राम, इतनी देर हो गई, कहीं पानी चला न गया हो। यदि पानी चला गया होगा तो बहू चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेगी। जैसे तैसे ममता जी अपने बिस्तर से उठी और पानी भरने लगी। पानी भरकर उन्होंने अपने लिए चाय बनाई और कमरे में आकर कंबल में बैठकर चाय पीने लगी। उनके बेटे बहू अभी तक सोए हुए थे। चाय पीते हुए ममता जी सोचने लगी कि जब 3 साल पहले कविता इस घर की बहू बनकर आई थी तो वो कितनी खुश हुई थी कि बहू के रूप में उन्हें बेटी मिल गई। लेकिन कितनी होशियारी से उनकी बहू कविता ने उनके इकलौते बेटे सुरेश और इस घर को छीन लिया और उन्हें जरा सा भी आभास ना होने दिया। सुरेश ममता जी का इकलौता बेटा था। शादी के 8 साल के बाद बड़ी ही मिन्नतें करने के बाद उनकी गोद में सुरेश को भगवान ने डाला था। बेटे को देखकर दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सुरेश जब 4 साल का हो गया था, स्कूल जाने लगा था। उसके स्कूल का वह पहला दिन आज भी ममता जी को याद है। जब वह सुरेश को पहले दिन स्कूल छोड़ने गई थी तो वह कितना रोया था। ममता जी का हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी आंखें लिए बोल रहा था, माँ, मैं आपके बिना स्कूल अकेले कैसे रहूँगा। प्लीज़ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, यहीं रुक जाओ, मेरे साथ बैठो। उसकी मासूम सी बातें सुनकर ममता जी उसके गालों को सहलाते हुए बोली, स्कूल में सभी बच्चे माँ को छोड़कर आते हैं बेटा, मैं साथ में नहीं बैठ सकती। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। यह सुनते ही सुरेश ने ममता जी से लिपट कर कहा, आते होंगे सभी बच्चे, उन्हें उनकी माँ से प्यार नहीं होगा। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे तैसे करके ममता जी उसे बहला फुसला कर उसकी कक्षा में बिठाकर आई थी। धीरे धीरे सुरेश को स्कूल जाने की आदत हो गई थी तो उसका रोना भी बंद हो गया और वह खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। समय बीतता रहा, सुरेश बड़ा हुआ, उसकी नौकरी भी लग गई तो ममता जी उसकी शादी के लिए उसके पीछे पड़ गई। रोज सुरेश से कहती, जल्दी से शादी कर ले बेटा और मुझे बहू ला दे जो इस घर को खुशियों से भर दे, जिसके आने से घर में और भी रौनक आ जाएगी। पर सुरेश हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक एक कर सुरेश अपने माता पिता के लाए हुए हर रिश्ते को इनकार करता था। एक दिन सुरेश के पिता सोहन लाल जी ने पूछ ही लिया, बेटा, तुझे कोई लड़की पसंद हो तो हमें बता दे, कहीं फालतू में हम बहू ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हों। तो सुरेश ने धीरे से अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा, माँ, एक लड़की है कविता, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अभी भी वह एक स्कूल में टीचर है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वह भी मुझे बहुत पसंद करती है। तो ममता जी ने पूछा, दिखने में कैसी है? तो सुरेश बोला, बहुत खूबसूरत है माँ। आज पहली बार ममता जी के मन में यह बात चुभी, क्योंकि आज तक उसके बेटे ने कभी उससे कोई बात नहीं छुपाई थी। खैर, जल्द ही ममता जी और सोहन लाल जी कविता और उसके घर वालों से मिले और दोनों का रिश्ता तय हो गया। जल्दी ही कविता ममता जी के घर की बहू बनकर आ गई। बहू आने के बाद ममता जी बहुत खुश थी। कविता ने जल्दी ही घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। दोनों सास बहू मिलकर काम कर लेती थी। सबका जीवन बड़े ही अच्छे से कट रहा था। शादी के बाद कविता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो ममता जी और सोहन लाल जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह पूरे दिन अपने पोते के साथ खेलते खुश रहते, पर अचानक से एक दिन दिल का दौरा पड़ने से ममता जी के पति सोहन लाल जी की मौत हो गई। पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बेटे बहू और पोते के मोह में अंधी ममता जी अपने पति को समय देना ही भूल गई थी। उन्हें पता न था कि इतनी जल्दी ही सोहन लाल जी उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। कई बार सोहन लाल जी ममता जी से कहते थे, क्या हर समय बेटे बहू और पोते के आगे पीछे घूमती रहती हो? कभी समय निकाल कर मेरे साथ भी बैठा करो, घूमने चला करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम पछताती रह जाओ।
आज सच में ममता जी को पछतावा हो रहा था, पर क्या करें, चाहकर भी बीता हुआ समय वापस तो नहीं ला सकती हैं। सोहन लाल जी की मृत्यु के 6 महीने के बाद ही कविता ने बड़ी ही चालाकी से पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया था और धीरे धीरे ममता जी से काम लेना शुरू कर दिया। माँ, आज मुझे नहाने में देरी हो गई, क्या आप सुरेश के लिए नाश्ता बना देंगी? तो ममता जी भी खुशी खुशी नाश्ता बना देती। कभी बहू कहती, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपने पोते को नहला दो, स्कूल के लिए तैयार कर दो, तो ममता जी इसमें भी खुशी खुशी सब काम कर देती। पर धीरे धीरे कविता ने घर के सारे कामों से हाथ पीछे खींच लिए और ममता जी के ऊपर हर काम की जिम्मेदारी लाद दी। सीधी साधी ममता जी भी कविता की मनसा को जान ही नहीं पाई और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब उनके पति सोहन लाल जी जीवित थे, काम तो वह तब भी करती थी, पर तब कभी एहसास नहीं हुआ कि वह किसी के ऊपर अधीन है। पहले घर में जो कुछ भी था उनका अपना था, पर अब अभी ऐसा नहीं था। अभी ममता जी के हर काम में कविता मीन मेख निकालने लगी थी। उन दिनों सुरेश भी दफ्तर में अधिक व्यस्त हो गया था। ममता जी अपने बेटे से शिकायत तो करना चाहती थी, पर बेटे का पत्नी के प्रति प्रेम देखकर उन्हें लगता कि बेटा अभी पत्नी का भक्त हो गया है, उसे एक शब्द भी कहूंगी तो वह मेरे नहीं सुनेगा, इसीलिए वह चुप रह जाती। लेकिन ही मन में उनके एक हुक सी उठती थी कि बहू तो पराई थी, पर बेटा तो अपना था। जो बेटा बचपन में उससे 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता था, आज उसके पास अपनी माँ के लिए समय ही नहीं है। पर इस कमी को वह अपने पोते के साथ खेल कूद कर दूर करती। लेकिन कविता से दादी पोते का यह स्नेह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कविता अपने बेटे को अपनी दादी के करीब नहीं जाने देती। जिस घर में कभी ममता जी पति का हाथ थामकर महारानी बनकर आई थी, आज उस घर में उनकी स्थिति एक नौकरानी की तरह हो गई थी। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ खोई हो? नाश्ता नहीं बनाना है क्या? सुरेश को देरी हो जाएगी। बहू की आवाज से ममता जी अतीत से वर्तमान में लौटी और जल्दी से रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। पति को गुजरे हुए 1 साल बीत गया, पर इस साल भर में एक पल भी उन्हें सुख का नसीब नहीं हुआ। कविता का मायका भी इसी शहर में होने की वजह से वह सुबह जाती और शाम को लौट आती। ऐसे में भी घर की जिम्मेदारी ममता जी के ऊपर ही रहती। एक दिन कविता ने अपने पति सुरेश से कहा, मेरी बुआ की बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 3 दिन के लिए शादी में जा रही हूँ। तो सुरेश ने भी हाँ कर दी। उसके हाँ बोलते ही कविता और उसका बेटा शादी में जाने के लिए निकल गए। अगले दिन रोज की आदत के अनुसार ममता जी की नींद सुबह 5 बजे खुल गई और फिर घड़ी देखी तो फिर से सो गई। आज उनका उठने का मन ही नहीं कर रहा था। आज उन्हें किसी बात का डर भी नहीं था कि पानी चला जाएगा तो बहू चिल्लाएगी। उन्हें पता था कि पानी 7 बजे तक तो चलेगा ही, इसलिए आराम से फिर से सो गई। जब आँख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। देखा तो सुरेश चाय का कप हाथ में लिए उन्हें आवाज दे रहा था, माँ उठो, चाय पी लो। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तुम अभी तक उठी नहीं। चाय बगल में टेबल पर रखते हुए सुरेश ने कहा। तो कुछ पल के लिए ममता जी को यकीन नहीं हुआ कि सच में सुरेश उनके सामने खड़ा है। ममता जी ने कहा, सुरेश तूने चाय बनाई और मेरे लिए? तो सुरेश बोला, हाँ माँ, और पानी भी भर दिया है। तुम आराम से सो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें किस लिए उठाऊं। ममता जी ने कहा, बेटा आज आंख ऐसी लगी कि कब के 8 बज गए पता ही नहीं चला। आज ना जाने कितने समय के बाद इस तरह अपने बेटे के साथ बैठकर ममता जी ने चाय पी होगी। चाय पीकर ममता जी ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं माँ, आज मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए मैं दोपहर में ही घर पर आ जाऊँगा और अभी मैं ब्रेड बटर खाकर चला जाऊँगा, तुम आराम करो, कहकर सुरेश वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर बाद ही ऑफिस के लिए तैयार हो गया और जाते जाते ममता जी से बोला, मैं आज दोपहर का खाना मत बनाना, मैं बाहर से कुछ लेकर आऊँगा। बोलकर सुरेश वहाँ से निकल गया। आज ममता जी भी नहा धोकर तैयार होकर आंगन में बैठकर धूप का आनंद ले रही थी, वरना बाकी दिन तो वह इस समय घर के कामों में लगी रहती थी।
तभी उसके सामने से अपनी पड़ोसन आती हुई दिखाई दी तो ममता जी गेट खोलकर बाहर चली गईं और उनसे बातें करने लगी। दोनों बहुत देर तक बातें करती रहीं। आज ममता जी बेफिक्र होकर पड़ोसन से बातें कर रही थी, क्योंकि बाकी दिन तो ममता जी अगर किसी पड़ोसन से बोल भी लेती तो बहू उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती, पर आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बातें करते करते 1 घंटा कब का बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। अंदर आकर ममता जी ने कुछ रिश्तेदारों और सहेलियों को फोन लगा लिया, जिनसे वह चाहते हुए भी बात नहीं कर पाती थी। फोन मिलाते ही ममता जी की पुरानी और प्रिय सखी शांति ने कहा, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? तो ममता जी बोली, बस बहन, आज बहुत समय बाद फ्री हुई हूँ, पर तूने भी तो मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। तभी शांति जी बोली, मैं तो तुझे बहुत याद करती हूँ। हम सभी सहेलियाँ तो अधिकतर मिल ही लेती हैं, बस तू ही गायब रहती है। कई बार हम सब ने तेरे लैंडलाइन पर कॉल भी किया था, पर तेरी बहू ने हर बार कुछ न कुछ कहकर बात टाल दी। अच्छा बता, अभी कब आ रही है हम सबसे मिलने? तो ममता जी बोली, मैं सुरेश से पूछकर बताऊंगी। यदि उसके पास समय होगा तो मैं किसी दिन जरूर मिलने आऊंगी। कुछ देर बातें करके ममता जी ने फोन रख दिया। दोपहर को सुरेश जल्दी घर आ गया। बाहर से ममता जी का मनपसंद खाना भी लाया था। दोनों माँ बेटे ने साथ बैठकर खाना खाया। तभी ममता जी ने कहा, बेटा, मुझे मेरी सहेली शांति और बाकी सब बहुत याद कर रही हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिलने के लिए ले चलोगे? तो सुरेश बोला, हाँ बिल्कुल ले चलूंगा, हम कल ही चलेंगे। तो ममता जी खुश हो गईं। वह जानती थी कि सुरेश उसे कभी भी ना नहीं कहेगा, परंतु उन्होंने खुद ही उसकी शादी के बाद संकोच की वजह से सुरेश से अपने मन की बात को कहना ही छोड़ दिया था। आज सुरेश की बात सुनकर ममता जी को लग रहा था कि वह उसकी भूल थी। उसका बेटा आज भी उसकी किसी बात को नहीं टाल सकता। रात को दोनों माँ बेटे खाना खाकर सो गए और अगले दिन ममता जी बहुत दिनों के बाद कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छी सी साड़ी पहनकर अपने आप को आईने में निहार रही थी। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली ऐसे अपने आप को देखने की। थक भी तो इतनी जाती थी कि काम के बाद सीधा बिस्तर पर लेट जाती। तभी सुरेश ने आवाज देते हुए कहा कि चलो माँ, देरी हो जाएगी। ताला लगाकर ममता जी सुरेश की बाइक पर बैठकर अपनी सहेलियों के संग मिलने के लिए निकल गई। आज उसका मन बहुत खुशी से भर गया था। न जाने आज कितने समय के बाद उन्होंने इस खुले वातावरण में सांस ली। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे शांति के घर पहुंच गए। वहां सभी सहेलियां ममता जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सभी सहेलियां बातों में खो गई। कब समय बीता पता नहीं चला। शाम को ऑफिस से आने के बाद सुरेश ने कहा, माँ चलें, शाम हो गई है। आज सभी सहेलियों से मिलकर ममता जी बहुत खुश थी। घर जाते समय सुरेश ने गाड़ी ठेले पर रोक दी और बोला, चलो माँ, आज पानी पूरी खाते हैं। तो ममता जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, इस उम्र में इस तरह यहाँ खड़े होकर पानी पूरी खाएंगे? ममता जी आगे कुछ कहती तो उससे पहले ही सुरेश बोल पड़ा, माँ तुम भी ना कितना सोचती हो, चलो भी दोनों पानी पूरी खाएंगे। उन्होंने पानी पूरी खाया और घर को आ गए। रात को खाना पीना खाकर दोनों माँ बेटे अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ममता जी भी थक गई थी तो लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई, पर मन ही मन आज वह बहुत खुश थी। बहुत समय के बाद उन्होंने इतना खुलकर जीवन जिया था। तभी सुरेश ने आवाज दी, माँ सो गई क्या? नहीं बेटा, नींद नहीं आई है, आजा अंदर आजा। तो सुरेश अंदर आ गया और ममता जी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, आज तुम बहुत थक गई होगी ना माँ? तो ममता जी बोली, हाँ थक तो गई हूँ बेटा, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत समय के बाद मेरी सहेलियों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तूने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी बेटा, कब से मिलने का सोच रही थी। तो सुरेश बोला, माँ सच कहूँ, मुझे भी उन सब से मिलकर अच्छा लगा। जो उन लोगों से प्रेम और अपनापन है वो आज के लोगों में कहाँ है। लेकिन क्या करें माँ, अपनी व्यस्तताओं के कारण अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। पर माँ ऐसा क्यों होता है? जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं उन्हें चाहकर भी समय नहीं दे पाते हैं। कहते कहते सुरेश मायूस सा होने लगा था।
तो ममता जी बोली, क्या हुआ बेटा? असली चीज है इंसान का मन। यदि इंसान के मन में प्रेम और अपनापन है तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे हर समय वक्त दिया जाए। सुरेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, माँ। वह कहते कहते रुक गया, लेकिन ममता जी अपने बेटे के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से पढ़ पा रही थी कि वह क्या कहना चाहता है। कविता का बेरुखी भरा व्यवहार उससे छिपा तो नहीं था, पर यह भी तो सच है कि खुद उसी ने बचपन से सुरेश को सिखाया था कि बेटा किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए यदि थोड़ा सहन करना पड़े तो कर लेना चाहिए। आज सुरेश के व्यवहार और बातों से ममता जी इतना समझ गई थी कि उसका बेटा बदला नहीं है। आज भी उसके लिए, अपनी माँ के लिए मन में वही प्यार और स्नेह है जो बचपन में था। तमाम कोशिशों के बाद भी कविता सुरेश के मन से माँ का प्यार कम नहीं कर पाई। अपने बेटे की बेबसी देखकर ममता जी का मन भर आया। उसने सुरेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा बेटा, जाकर सो जाओ, सुबह कविता को स्टेशन लेने भी जाना है। तो सुरेश बोला, माँ, कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर तुम्हारे बेटे को कोई बदल नहीं पाएगा, वह सदा बेटा तुम्हारा ही रहेगा। यह कहकर सुरेश वहां से चला गया। घर में माँ के साथ हो रहे व्यवहार से वह अनजान नहीं था, बस वो मजबूर था, इसीलिए कुछ ही शब्दों में अपने मन की बात वह कह गया। सुरेश के कमरे से जाने के बाद ममता जी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आज यह आंसू किसी दुख या लाचारी के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि उसका बेटा उससे दूर हो गया है, बदल गया है, बहू का गुलाम बन गया है, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। अभी उन्हें सुरेश से कोई शिकायत नहीं थी। वह जान गई थी कि उसका बेटा बस लाचार है। उधर कमरे में सुरेश भी बेचैन था। आज उसने बहुत समय के बाद अपनी माँ को खुश देखा था। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और ठान लिया कि अभी से माँ अपनी मर्जी से जिएगी, खुलकर आजादी से जिएगी। अगले दिन कविता लौट आई। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। तभी सुरेश ने कविता से कहा, कविता, मेरा प्रमोशन हो गया है, सैलरी 2 गुना हो गई है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रख लेते हैं। माँ और तुम दोनों ने बहुत काम कर लिया, अभी हम सक्षम हैं। यह सुनकर कविता ने भी हाँ कर दी। तभी सुरेश ने ममता जी से कहा, माँ, अभी तुम्हारा जो भी मन करे तुम वह करो, खुलकर जियो, जिससे मिलना है मिलो, बातें करनी है करो, जहाँ जाना चाहती हो जाओ। यह सुनकर कविता ने कहा, पर सुरेश। आगे कविता कुछ कहती, इससे पहले ही सुरेश ने कहा, कविता, माँ को भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसीलिए प्लीज तुम बीच में मत बोलो, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तो कविता भी चुप हो गई, क्योंकि इससे पहले सुरेश ने कभी उसके साथ ऐसे बात नहीं की थी। इसीलिए सुरेश का गुस्सा देखकर आज वो हैरान थी कि आज सुरेश को ना जाने क्या हो गया जो यह ऐसी बातें कर रहा है। खैर जो भी था, पर आज सुरेश के सामने उसकी जुबान न खुली। आज सुरेश भी सोच रहा था कि काश उसने पहले ही यह कदम उठा लिया होता तो अच्छा होता। ममता जी भी खुश थी कि अभी तो वो आज़ादी से अपनी जिंदगी जिएंगी, सुबह सैर पर जाएंगी, सहेलियों से मिलेंगी, धार्मिक किताबें पढ़ेंगी, अपनी हर इच्छा को वह पूरा कर पाएंगी। अभी उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनका बेटा उनके साथ था। खुशी के कारण उनकी आंखें भर आई थी। अपनी माँ को खुश देखकर सुरेश भी खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह हर रोज माँ के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालेगा। माँ तो माँ होती है, वह हर दुख सह लेगी पर शिकायत कभी नहीं करेगी। इसीलिए माँ की खुशी का ख्याल रखना भी बेटे का ही फर्ज होता है। तो मैं भी बेटे का हर फर्ज निभाऊंगा। यही सब मैं सोचते सोचते हुए सुरेश अपनी माँ को एकटक निहार रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उन्हें वक्त जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।